सो हाय एवरीवन। ये जो चैनल है हम इसलिए स्टार्ट किया गया है कि हम टॉपिक्स को क्लियरली ब्रीफली समझ सके। मतलब हम उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे टॉपिक को, ना ही हम उसे इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। जितना हमारे एग्ज़ाम्स को नॉर सेट या कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरत है, उतना ही हम उसको पढ़ेंगे और उतना ही हम उसको छेड़ेंगे। और उससे रिलेटेड हम बेसिक से लेकर एकदम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तक जाएंगे। सिनेरियो बेस्ड लाइक केसेस में को मैं आपको डिस्कस करूँगी। कोई भी हम टॉपिक होगा उसको हम केसेस लेंगे उसके, और उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अगर मैं एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन ला के दिखा दूँ और हम उससे हम स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कई आप में फर्स्ट ईयर्स होंगे, कुछ फ्रेशर्स होते हैं जो तैयारी करने की कोशिश करते हैं, कुछ फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम हर लेवल का पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार ही पढ़ें और वो चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, हमें उसे दोबारा बार बार ना पढ़ना पड़े। हम उस तरीके से ही सिर्फ पढ़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि एंड तक जब हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाए उसको हम एक बार रिवाइज़ करें। जो मेन बोल्ड पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स रिवाइज़ करते हुए चले, जो हमें पता चलते रहे कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बीच बीच में याद दिलाऊंगी कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और कितनी छोटी सी बात क्वेश्चन गलत करवा देती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम का मतलब क्या होता है, हम इनको अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो एंटीपार्टम हेमरेज, APH जिसको आप बोलते हो, PPH APH जैसे बोलता है। APH इज़ एंटीपार्टम हेमरेज एंड PPH इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम का मतलब है चाइल्ड बर्थ से पहले अगर हेमरेज होता है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और PPH का मतलब होता है अगर वो चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में अगर हेमरेज होगा तो उसको हम PPH बोलते हैं। तो एंटीपार्टम की डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है। एंटीपार्टम में है कि ब्लीडिंग होना फ्रॉम या इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट में से ब्लीडिंग होना या कहीं में जेनाइटल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होकर आना, ब्लड का आना। लेकिन कब, एक पीरियड क्रॉस करने के बाद, जब वो वायलेबिलिटी का पीरियड क्रॉस कर लेगा उसके बाद। उससे पहले अलग सीन है, वो जब मैं टॉपिक आएगा तब बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करने के बाद, आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। और हमारे इंडिया में पीरियड ऑफ वायबिलिटी 28 वीक्स को लेते हैं। बट बिफोर बर्थ, बच्चा अभी तक नहीं बर्थ हुआ है बच्चे का और पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस हो चुका है, उस बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ योर एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, सो इसका मतलब क्या है, एंटीपार्टम का मतलब अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या है, बिफोर चाइल्ड बर्थ। और हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज तो आप सबको ही पता होगा, मैसिव ब्लीडिंग, मतलब छोटा मोटा कट के जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना जिससे इंसान शॉक में भी जा सकता है। सो एंटीपार्टम हेमरेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन में हम लिखेंगे ब्लीडिंग कहाँ से, ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है फ्रॉम या इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट में आना, ब्लीडिंग फ्रॉम या फिर इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट। अब इसको कोई GIT मत बोल देना प्लीज़, जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है। आफ्टर 28 वीक्स के बाद, बट बिफोर चाइल्ड बर्थ से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। अब इसमें क्या है, आफ्टर 28 वीक्स, याद रखना कई बार पूछा जाता है कि केस दिया होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, वो फीमेल 24 वीक्स की है, तो बच्चे सोच के आते हैं बच्चा बर्थ हुआ नहीं है, क्या पता वो APH हो या मतलब APH हो, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा हो या उसको क्या अब्रप्शियो हो। नहीं, 28 वीक्स के बाद ध्यान रखना, आप 28 वीक्स का पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस हो जाना चाहिए, बट बिफोर चाइल्ड बर्थ। लेकिन चाइल्ड बर्थ के पहले, चाइल्ड बर्थ के बाद होगा तो वो PPH में इंक्लूड हो जाएगा।
सो ये हमारी एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन होती है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। अगर हम कॉजेज़ में जाएंगे, कॉजेज़ में क्या क्या आएगा, कॉजेज़ में आएगा आपका कि या तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो रही है, कि या तो कॉज क्या है कि जो मदर है उसमें मटरनल कॉज में प्लेसेंटा ब्लीडिंग करवा रहा है, वो कॉज है, या फिर वो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज है, मतलब प्लेसेंटा को छोड़ के, मतलब जो प्लेसेंटा के बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। प्लेसेंटल कॉज हो सकता है या एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज हो सकता है। ध्यान रखना कि जो मोर कॉमनली जो कॉजेज़ होते हैं वो प्लेसेंटल कॉजेज़ ही होते हैं, दैट इज़ योर 70% देते हैं APH में, और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल सिर्फ और सिर्फ 5% देते हैं। अब आप बोलोगे जी बाकी बचा हुआ कहाँ गया, तो वो अनएक्सप्लेन्ड है, वो नहीं पता होता कि वो कैसे ब्लीडिंग हो रही है, या तो वहाँ पर कोई लोकल लीजन हो रहा हो या फिर इनडिटर्मिनेंट है, दैट इज़ योर, वो पता नहीं लग पाता कई बार कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। मोस्ट कॉमनली कॉज तो प्लेसेंटल कॉज ही होता है, और 5% कॉजेज़ में आते हैं तुम्हारे एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़। अब एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ में आते हैं तुम्हारे लोकल सर्वाइको वजाइनल लीजन्स, सर्वाइकल पॉल्ब्स, कार्सिनोमा सर्विक्स, वैरिकोज वेन एंड लोकल ट्रॉमा। अब तुम खुद सोचो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल में क्या आ सकता है, जो मदर में प्लेसेंटा को छोड़ के, मतलब सोचो सर्विक्स और वजाइना का जो पार्ट है वहाँ पर अगर कोई लीजन है उस वजह से, या फिर सर्विक्स में पॉल्प है, या कैंसर हो रहा है सर्विक्स का, वैरिकोज वेन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर वहाँ कोई लोकल ट्रॉमा इंजरी हो गई मदर को जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटल कॉज में तो आप सबको पता ही है, प्लेसेंटा में एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये जो 70% है उसमें जो तुम्हारा प्लेसेंटा प्रीविया है एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये दोनों कितना 35% इंक्लूड होते हैं, 35% कॉजेज़ में आते हैं। ओके, सो ये हमारे कॉजेज़ थे, दीज ऑल आर कॉजेज़। ओके, कॉज, ये आपको स्पेलिंग, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप पता नहीं समझ पाएंगे नहीं। कॉजेज़ ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हैं ये। सो ब्रॉडली प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं क्या क्या हो सकते हैं। अब हम मेजरली प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शियो को डिस्कस करेंगे इसमें। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया से। सो हाँ जी, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, आप प्लेसेंटा प्रीविया से क्या समझ सकते हो, आपको पता ही है सबको कि प्लेसेंटा भैया लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया। सो व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली, मतलब सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लेसेंटा प्रीविया इन शॉर्ट, आसान भाषा में प्लेसेंटा प्रीविया से आप क्या समझते हो। सो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड, कैसे, वो पार्शियली भी हो सकता है या फिर कंप्लीटली भी हो सकता है। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियल और कंप्लीटली कहाँ पर, ओवर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होना। ठीक है, इंटरनल ओस को वो पार्शियली या कम्प्लीटली कवर कर सकता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में प्लेसेंटा प्रीविया होता है। नॉर्मली तो नहीं होता ना प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में प्लेसेंटा, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है, बट प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है बच्चे का, चाहे वो तुम्हारा वर्टेक्स पोजीशन में हो रहा है या फिर वो ब्रीच है या वॉटेवर कुछ भी है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे का, तो इस प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में प्लेसेंटा आता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। दैट इज़ योर सिंपल बेसिक डेफिनेशन। सो यहाँ जैसे हमने समझा प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, उसमें 2 फैक्टर्स बड़े काम के हैं, मतलब अगर विमेन इज़ मल्टीपेरेंट्स एंड उसकी एज अगर मोर देन 35 है, सो वो ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया हो। सो दीज आर द इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि मल्टीपेरेस विमेन में एंड विमेन हु आर एज बियॉन्ड 35 उनमें प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स, या तुम कह लो या फिर उन्हें डिग्री कह लो, बोलते हैं कि कौन सी डिग्री का प्लेसेंटा प्रीविया है या टाइप्स क्या हैं, तो अब हम उनको देखेंगे। सो बेसिकली ये बात होती है कि प्लेसेंटा प्रीविया को जब हमने देखा तो वो इंटरनल ओस को कितना कवर कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये डिग्री जो बात हुई है, या किस उसका एक्सटेंशन कितना है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा प्रीविया का। सो ये हमारे टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या होता है, ये इंटरनल ओस से 2 सेंटीमीटर के विद इन होता है। मतलब जो इंटरनल ओस से जो ये तुम्हारा डिस्टेंस दे रखा है ना, ये 1 सेकेंड, सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये, दिस इज इन द विद इन द 2 सेंटीमीटर्स ऑफ इंटरनल ओस। सो टाइप 1 एंड टाइप 2 ये जो आते हैं ये माइनर होते हैं, और ये जो टाइप 3 एंड टाइप 4 है ये मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है। टाइप 1 में क्या हो रहा है, ये लो लाइंग प्लेसेंटा बोल सकते हैं इसको, कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लाई कर रहा है। टाइप 2 में क्या हो रहा है, वो मार्जिन पे मार्जिनली इंटरनल ओस को कवर कर रहा है बट नॉट कम्प्लीटली। टाइप 3 में क्या हो रहा है, वो पार्शियली इंटरनल ओस को कवर कर चुका है। एंड टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया में जैसे आप देख सकते हो कि इसने कम्प्लीटली इंटरनल ओस को कवर करा है, इसने मार्जिनली कवर करा है, और यहाँ पर दिस इज़ योर पार्शियली कवर्ड, नॉट फुल्ली कवर्ड, और दिस इज़ प्लेसेंटा इज़ लो लाइंग बट नॉट कवरिंग द इंटरनल ओस। इंटरनल ओस से ये अभी 2 सेंटीमीटर्स दूर है। सो जब अगर बात होती है प्लेसेंटा प्रीविया की, तो उसमें हम केसेस लेते हैं टाइप 3 और टाइप 4 के। अभी एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है जिसको हम बोल रहे हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हमने बोला है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। उसका मतलब कुछ भी नहीं है, उसका मतलब यही है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो तुम्हारा विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओस है। हमारा प्लेसेंटा प्रीविया में हमने 2 टर्म्स पढ़ी कि टाइप्स क्या हैं उसके, और मेजर प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोला है और माइनर प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोला है। और एक न्यू टर्म इंक्लूड हुई है इन टाइप्स में, डिग्रीज़ में। लोग आजकल आपको बताएंगे कि एक नया चेंज आया है नए डिग्रीज़ में, कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल ये तो सेम वही बात बोली जा रही है, बट एक न्यू टर्मिनोलॉजी है कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है। सो लो लाइंग प्लेसेंटा इज प्लेसेंटल एज इज़ विद इन द 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओस, जिसमें टाइप 1 and type 2 both are included in the low-lying placenta previa. So major placenta previa are the type 3 and type 4. टाइप 3 को जिसको हम इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, पार्शियल बोल सकते हैं, और टाइप 4 को जिसको हम सेंट्रल या टोटल बोलेंगे, जिसमें आप देख रहे हो ये सेंट्रली या टोटली प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पर कवर हो चुका है। सो प्लेसेंटा completely covers the internal os even after it is fully dilated। अगर internal os जब तुम्हारी है, जब डायलेशन भी हो रहा है, तब भी उसने वो पूरा का पूरा उसको कवर कर रखा है। सो ये हमारे ग्रेड्स भी कह सकते हैं। ओके, सो हेयर यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। सो हेयर इट इज़ अ लो लाइन प्लेसेंटा में क्या है कि प्लेसेंटा इज इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड दिस इज़ योर मार्जिनल प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा प्रीविया क्यों इसको बोल दिया गया है, क्योंकि इसने अब ये मोर देन 2 सेंटीमीटर इसने इंटरनल ओस को कवर कर चुका है। एंड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया ऑब्वियसली इट इज़ कम्प्लीटली कवरिंग द इंटरनल ओस। सो दीज आर द लो लाइंग। अगर आपको इसमें क्या होता है, डायग्राम दिया जाता है, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं कि जस्ट आपको सिंपल अगर लो लाइन प्लेसेंटा की फ़ोटो दी जाएगी और उसमें लिखा होगा कि ये कौन सा टाइप का है, सो दिस इज़ लो लाइन प्लेसेंटा। अगर आपको उसमें बोला जाएगा कि मार्जिनल क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोला गया, अगर ये आ रहा है आपका ये क्वेश्चन, सो आप यहाँ देख सकते हो ये इसने कवर कर रखा है, मोर देन 2 सेंटीमीटर्स इंटरनल ओस इज कवर्ड, बट इट इज़ नॉट फुल्ली कम्प्लीटली कवरिंग द इंटरनल ओस, सो इट इज़ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से फॉर्म होते हैं। मूविंग हेड, हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में ब्लीडिंग कैसे और क्यों होती है।
अब हम देख रहे थे कि वाई प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड्स, कि प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग क्यों होती है। जैसे प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में पहुंचती है, अपने ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3 इनमें जब पहुंचती है तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म होता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जब फॉर्म होता है और जेस्टेशनल एज जैसे ही एडवांस होने लगती है, ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये एक्सपैंड होने लगता है। तो मतलब क्या है कि यूट्रस में यहाँ पर मूवमेंट चल रही है और प्लेसेंटा तुम्हारा इस साइड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो सकता है, देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की वॉल्स जो होती है वो शेयर हो सकती हैं, जिसकी वजह से यूट्रो प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है। देयर वे बी यूट्रो, आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, सॉरी, यूट्रो प्लेसेंटल वेसल्स से ब्लीड होता है। वाई एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस लोअर यूट्राइन सेगमेंट आपका स्ट्रेच होता है, वहाँ पर प्लेसेंटा की शेयरिंग होती है। और अब यही रीज़न है जब वुमेन लेबर में होती है और अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस है तो वहाँ पर ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही वुमेन लेबर में जाती है और उसकी सर्वाइकल वॉल्स डायलेट होना स्टार्ट होती हैं। ये जो सर्वाइकल वॉल्स हैं दीज स्टार्ट्स टू डायलेट, ये डायलेट होना स्टार्ट करेंगी तो सर्विक्स विल स्टार्ट टू, देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ प्लेसेंटा, देयर इज़ अ ब्लीडिंग and there will be more bleeding associated with the major degrees of placenta previa जो भी हमने डिस्कस करे थे, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनकम्प्लीट और कंप्लीट यानी कि पार्शियल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया विल ब्लीड मोर इन द केस ऑफ लेबर। ये हमारा रीज़न होता है वाई प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड्स। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, मतलब क्या क्या अगर तुम्हारे पास एक प्लेसेंटा प्रीविया का केस आता है तुम्हें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा और तुम्हें उसमें क्या क्या ये चीज़ें तो देखनी ही है और कंफर्म करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया का केस है और क्या उसमें हो रहा है और क्या अभी मतलब फुल विमेन को एग्जामिनेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखना है वजाइनल ब्लीडिंग। अभी हमने बात करी थी कि वजाइनल ब्लीडिंग इज़ प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा प्रीविया। ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, वजाइनल ब्लीडिंग। अब वजाइनल ब्लीडिंग किस तरीके से होती है, ये हमारे होती है, इट इज़ सडन ऑनसेट में पेनलेस ब्लीडिंग होती है अनटिल एंड अनलेस अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉजलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस, कॉजलेस, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है। और इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, देयर इज़ अ फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग, फ्रेश ब्राइट रेड ब्लीड होता है। Fresh bright red vaginal bleeding is present. vaginal bleeding के आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, there is a sudden bleeding, there is a painless apparently and causeless recurrent bleeding and fresh bright red vaginal bleeding is present. अब ब्लीडिंग अनरिलेटेड होती है एक्टिविटी से विमेन का, ये नहीं कि अगर विमेन बहुत एक्टिविटी करेगी तभी ब्लीडिंग होगी। इफ़ विमेन आराम से सो रही है रात में उसको तब भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसका पूल ऑफ ब्लड भर सकता है ब्लीडिंग का। ब्लीडिंग इज़ अनएसोसिएटेड विद द एक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो अनएसोसिएटेड विद द पेन। जब तक अनटिल एंड अनलेस अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है जब तक ब्लीडिंग बिना पेन के होती है। ये है वजाइनल ब्लीडिंग की बात। अब हम आगे बात करते हैं एब्डोमेन का क्या सीन है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया में। एब्डोमेन में जब आप एब्डोमेन असेस करोगे तब भी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पेनलेस, वहाँ पर विमेन के कोई भी पेन प्रेजेंट नहीं होगा एंड एब्डोमेन इज़ योर रिलैक्स्ड कंडीशन में, रिलैक्स्ड कंडीशन में आपको एब्डोमेन फाइंड आउट होगा वहाँ पर। ओके, एंड एब्डोमेन का साइज़ प्रोपोर्शनेट होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि वजाइनल ब्लीडिंग किस तरीके से होती है प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या सीन होता है।
अब फंडल हाइट का क्या सीन है प्लेसेंटा प्रीविया में? फंडल हाइट इज़ इक्वल्स टू द पीरियड ऑफ gestation. It is equals to the period of gestation usually. ध्यान रखना, usually it is equal, पर कभी कभार it can also less भी हो सकती है. Fundal height also can be the less period of gestation के. Next point आता है malpresentation का. In placenta previa it is associated with the malpresentation. मतलब क्या सीन है कि ब्रीच हो, ट्रांसवर्स हो, अनस्टेबल लाई फ्रीक्वेंटली देखा जाता है इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में. फीटल हार्ट साउंड इट इज़ इक्वल्स टू द नॉर्मल एंड इट इज़ यूजुअली, अगर नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं तो फीटल हार्ट साउंड होती है, प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल होती है. लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो मेजर सेपरेशन है प्लेसेंटा प्रीविया का और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हेमरेजिक ब्लीडिंग के केसेस में जा रहा है, तब फीटल हार्ट रेट जब वो प्रेस करता है पेल्विस में नीचे, तब वहाँ पर उसका जैसे ही पुअर परफ्यूजन की वजह से फीटल हार्ट साउंड कम हो सकती है. बट अनटिल एंड अनलेस इन नॉर्मल केसेस यूजुअली इट इज़ फीटल हार्ट साउंड इज़ नॉर्मल. अब आता है वजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में. वजाइनल एग्जामिनेशन इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि जैसे ही आप सर्विक्स में अगर आप वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वो आप उसको एड कर रहे हो ब्लीडिंग की तरफ. प्लेसेंटा में और ज़्यादा ब्लीडिंग की तरफ आपको करोगे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा. आप प्रवोक कर रहे हो प्लेसेंटल सेपरेशन को, जिसकी वजह से बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, फैटल हो सकता है, विमेन शॉक में जा सकती है और उस केस को आप तब हैंडल एकदम से नहीं कर पाओगे. इसीलिए ये आउटसाइड ओटी तो हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. ये अंडर एनेस्थीसिया और एक्सपर्ट्स की में करना है और आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है. आपके लिए हाईली क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. प्लेसेंटा प्रीविया में वजाइनल एग्जामिनेशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. ये आपको बात बहुत ध्यान रखनी है. हम प्लेसेंटा प्रीविया को पहले ही अगर हम क्लिनिकली उसको हम और रेडियोग्राफिकली हम उसको डायग्नोस कर चुके हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं उसमें वजाइनल एग्जामिनेशन करना है. इट शुड नॉट बी डन. इट कैन लीड टू द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा विद द टोरेंशियल हेमरेज. सो प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज करेगा. सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है. So now how we can diagnose the case of placenta previa. So आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर पूछा जाए तो आपके लिए उसमें बहुत सेफ़ है अल्ट्रासाउंड कराना और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कराना. There is trans vaginal सोनोग्राफी. अब कई बच्चों को डाउट होता है कि जब पीवी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो हाउ वी कैन डू ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी. ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी तो प्रोब जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वजाइना तक होता है. इट इज़ नॉट डिग डाउन, पूरा अंदर तक नहीं जा रहा है जो प्लेसेंटल सेपरेशन कॉज कराएगा. वो प्रोब सिर्फ छोटा सा प्रोब इधर वजाइनल में होता है जहाँ से हम स्कैन करते हैं. सो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी इज़ द सेफ मेथड to diagnose the case of placenta previa. So अगर बात की जाए कि सिंपलेस्ट, प्रिसाइज और सेफ मेथड क्या है, सो आपका आंसर होगा सोनोग्राफी. सोनोग्राफी से हम बहुत प्रिसाइजली, सेफली, सिंपली डायग्नोज कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया को. सो मूविंग अहेड टू द मैनेजमेंट. अब हम प्लेसेंटा प्रीविया को मैनेज कैसे करेंगे? सो पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो केस आया है उसको इमीडिएट ज़रूरत है या प्लेसेंटा प्रीविया का केस है बट मदर इज़ इन द स्टेबल कंडीशन. इफ़ मदर आपकी स्टेबल कंडीशन में है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है, प्रेगनेंसी 37 वीक से अभी कम की है, बट क्योंकि बच्चा अगर 37 वीक से कम है और बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकता है, उसके लंग्स इमेच्योर हो सकते हैं, बट पेशेंट स्टेबल है, बच्चा स्टेबल है, फीटल हार्ट रेट उसकी साउंड अच्छी जा रही है, सीटीजी रिएक्टिव है,
तो उसको हम कंज़र्वेटिवली मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन अगर बच्चा स्टेबल कंडीशन में नहीं आ रहा है, मदर इज़ टरेंशियली ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज की तरफ जा रहा है, शॉक कंडीशन जा रही है, तो उसको हम तुरंत सर्जिकल मैनेजमेंट में करके डेफिनेटिव मैनेजमेंट कराएंगे। उसको हम सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। ओके, सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड सिजेरियन सेक्शंस। सो इन द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वी फॉलो मैकाफीज प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज़ मैकाफीज प्रोटोकॉल? सो मैकाफीज प्रोटोकॉल, और उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए। पेशेंट शुड बी इन द स्टेबल कंडीशन, लेस देन 37 वीक्स की प्रेगनेंसी है, कोई एक्टिव ब्लीड नहीं है, फीटल हार्ट साउंड उसमें आ रही है आपकी नॉर्मल है, तो उसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसको हम बेड रेस्ट बोलेंगे। प्रेगनेंसी को आगे उसमें हम चाहेंगे कि वो आगे एडवांस हो। पीरियोडिकली हम उसका सोनोग्राफी कराएंगे, हर 2 वीक्स में उसकी सोनोग्राफी की जाती है। रूटीन एग्जामिनेशन कराना होता है उसका, हीमोग्लोबिन, यूरिन का, स्टेरॉइड्स दिए जाने होते हैं क्योंकि बच्चे को हमें लंग मेच्योरिटी करानी है। सो ये होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कराना बच्चे का, क्योंकि उसमें हमें बेबी के लिए देखा कि बेबी को हमने सही कंडीशन में लेकर आना है, क्योंकि मदर अभी स्टेबल है तो हम बेबी के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि मदर हेमरेज में जा रही है, शॉक में जा रही है, फीटल हार्ट साउंड अफेक्ट हो रही है, एक्टिव ब्लीड इज़ प्रेजेंट, पेशेंट वाइटल्स आर नॉट स्टेबल, तो हम तुरंत डेफिनेटिव मैनेजमेंट कराएंगे और वी विल गो फॉर द LSCS, सिजेरियन सेक्शन। ओके, सो दिस इज़ द लोअर सिजेरियन सेक्शन सर्जिकल डेफिनेटिव मैनेजमेंट। सो जैसे हमने देखा कि सिजेरियन सेक्शन कब ज़रूरत है, इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट स्टेबल, इफ़ इट इज़ एक्टिवली ब्लीडिंग है उसको, और वो 37 वीक्स क्रॉस कर चुकी है। अगर मदर 37 वीक्स क्रॉस कर चुकी है तो लंग मेच्योरिटी का तो मुझे कंसर्न है ही नहीं कि बच्चे की लंग मेच्योरिटी हुई है या नहीं हुई है, तो हम उसको टर्मिनेट कराएंगे प्रेगनेंसी को। विमेन लेबर में है तो सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। देयर इज़ अ डेफिनेटिवली मैनेजमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सो ये हमारा था पूरा का पूरा प्लेसेंटा प्रीविया। हम एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपकी एब्रप्शो प्लेसेंटा का, क्योंकि अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समअप हो जाएगा। इतना ही ठीक है, धीरे धीरे लेके पढ़ना टॉपिक्स को, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं टॉपिक्स को। ओके, सो अगर आप लोगों को ये नहीं कि मैं ऑब्स ही पढ़ाऊँगी या मैं कुछ और ही नहीं पढ़ाऊँगी, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, आप कमेंट्स में अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो टॉपिक्स आप लिखेंगे उन पे हम वीडियोस बना सकें, क्योंकि अगर आप अपने डाउटफुल टॉपिक्स लिखेंगे और वो डिस्कस होंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा सबके लिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आप जो टॉपिक्स लिखेंगे वो टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस होंगे इस चैनल पर। तो बाकी मैंने सोचा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी डाउटफुल भी है, क्योंकि अभी हम प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ रहे हैं, फिर हम प्लेसेंटा अब्रप्शो पढ़ेंगे, फिर हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का केस है या फिर अब्रप्शो का केस है, तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा। तो उसके लिए पहले हमें दोनों को सेपरेटली अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि फिर वो आपका कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। अगर मैं आपको डिफरेंस करके पढ़ाने की फिर ज़रूरत भी नहीं है अगर आपने इन दोनों को ध्यान से पढ़ा है तो। ओके, सो हमने आज प्लेसेंटा प्रीविया देखा। हमने देखा ब्रॉडली प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज़ क्या हैं, उनकी डिग्रीज़ क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, किस तरीके से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और क्या हमारा मैनेजमेंट क्राइटेरिया है। ये मैकाफीज़ क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पूछा जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज़ जॉनसन्स मैकाफ्स क्राइटेरिया, कहाँ पर फॉलो होता है। सो इट इज़ फॉलो आपका प्लेसेंटा प्रीविया में। ओके, सो बाय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को तभी थोड़ा पता चलेगा कि मेरे को क्या इसमें इम्प्रूव करना है, जहाँ आपको नहीं क्लैरिटी हो पा रही है, या फिर अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे यही इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सो ये चैनल सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आपको जो डाउट्स मिलेंगे वो इस पर ज़रूर आएंगे। सो या बाय।